18 मंजिल का टावर ओसी मिलने के 3 महीने के बाद तोड़ा जाएगा। बेंगलुरु का सबसे बड़ा डिमोलिशन केस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आज की स्टोरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की सबसे डरावनी सच्चाई सामने लाती है। सोचिए, आपने अपने सपनों का घर बुक किया, 4 साल इंतजार किया, बिल्डर ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी भी ले लिया, हैंडओवर की तारीख भी तय हुई और ठीक उसी वक्त पता चलता है कि आपकी 18 मंजिल बिल्डिंग एक तरफ झुक मतलब टिल्ट रही है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह बेंगलुरु के होसूर रोड पर कुडलू के पास बने एसएनएन राज एटर्निया प्रोजेक्ट की सच्ची घटना है। और आज हम इस पूरे मामले की कानूनी नजरिए से समझेंगे कि ओसी मिलने के बाद बिल्डर की लायबिलिटी असल में कहां खत्म हो जाती है और यह केस बाकी बिल्डरों से कैसे अलग है। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी चीज समझ में आएगी। और अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव रियल एस्टेट एनालिसिस देखने के लिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सही राह दिखाएं, उसे रेगुलर ऐसा देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, जैसा मैं कहता हूं, रेगुलर करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घटना क्या है, पूरी टाइमलाइन। एसएनएन प्रॉपर्टीज एलएलपी, जिसे मार्केट में एसएनएन राज कॉर्प के नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु के एक जाने माने डेवलपर है। इन्होंने कुडलू के पास एसएनएन राज एटर्निया के नाम से एक लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें कई विंग्स थे, E1, E2 और E3। E3 विंग एक 18 फ्लोर्स का टावर है जिसमें 49 अपार्टमेंट्स हैं। पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 200 करोड़ रुपए आंकी गई। 4 साल की कंस्ट्रक्शन के बाद ये टावर पूरी तरह तैयार हो गया। 30 अप्रैल 2026 को ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी यानी जीबीए ने E1, E2 और E3 तीनों विंग्स को ऑक्यूपेंसी यानी ओसी जारी कर दिया। मतलब सरकारी तौर पे बिल्डिंग रहने लायक हैबिटेबल घोषित हो गई। अब बिल्डर हैंडओवर की तैयारी कर रहा था, यूनिट्स खरीदारों को सौंपने ही वाला था कि फाइनल लोड टेस्टिंग के दौरान टावर में अनड्यूलेशंस यानी जमीन में हलचल और झुकाव के संकेत दिखे। इसके बाद बिल्डर ने तुरंत एक नई जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन यानी मिट्टी की जांच करवाई और जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। दोस्तों, मेरी नजर में एसएनएन राज कॉर्प के डायरेक्टर अनुज संजय जैन के मुताबिक शुरुआती सॉइल इन्वेस्टिगेशन करने वाले कंसल्टेंट ने जरूरी जियोटेक्निकल रीडिंग आपस में इंटरचेंज यानी अदला बदली कर दी थी। सीधे शब्दों में, जो डाटा एक जगह पर था वह दूसरी जगह पर लिख दिया। यही गलती नींव फाउंडेशन के डिजाइन तक पहुंच गई। नतीजा, बिल्डिंग आज भले मजबूत और सही दिख रही हो, लेकिन डेवलपर खुद मानता है कि यह गलती अगले 10 साल में गंभीर स्ट्रक्चरल इश्यूज बन सकती थी। बिल्डर का फैसला, जी हां, डिमोलिशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। जून 2026 को एसएनएन राज कॉर्प ने जीबीए के चीफ कमिश्नर को औपचारिक तौर पर लिखा, E3 विंग को पूरी तरह गिराना, डिमोलिश और फाउंडेशन लेवल से दोबारा बनाने की परमिशन मांगते हुए एक लेटर लिखा। जीबी चीफ कमिश्नर एम महेश्वर राव ने इस मामले की पुष्टि की और उन्होंने साफ कहा कि पूरा डिमोलिशन ऑपरेशन बिल्डर के अपने खर्च पर होगा। खरीदारों मतलब बायर्स पर 1 रुपए भी अतिरिक्त बर्डन नहीं डाला जाएगा। तो दोस्तों, यहां एक बात ध्यान देने वाली है, जो खरीदार 4 साल इंतजार करने के बाद बस अपनी चाबी लेने ही वाले थे, अब उन्हें दोबारा इंतजार करना होगा, शायद कई साल करना पड़ेगा। पैसा भले सुरक्षित हो, पर समय और मानसिक तनाव मतलब मेंटल स्ट्रेस की भरपाई कौन करेगा? ये सवाल अपनी जगह बना रहता है। ये डिमोलिशन बेंगलुरु के इतिहास में सबसे बड़ा है और सबसे ऊंची इमारत को गिराए जाने की घटनाओं में गिना जा रहा है। असली मुद्दा यह है कि ओसी के बाद लायबिलिटी कहां जाती है। अब आते हैं आज के एपिसोड के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके कानूनी नजरिए पर। आमतौर पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक धारणा मतलब परसेप्शन चलती है कि एक बार ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया तो बिल्डर की जिम्मेदारी लगभग खत्म हो जाती है और पोजीशन के 5 साल के बाद रेरा के तहत स्ट्रक्चरल डिफेक्ट लायबिलिटी भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसमें लीगल नोट यहां पर यह है कि रेरा अधिनियम की धारा 14(3) के अनुसार अगर पोजीशन के 5 साल के भीतर किसी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, वर्कमैनशिप की कमी या मटेरियल की खराबी का पता चलता है तो बिल्डर को 30 दिन के भीतर बिना एडिशनल शुल्क लिए उसे ठीक करना होगा। लेकिन 5 साल का विंडो खत्म होते ही
ये स्टैट्यूटरी जिम्मेदारी अपने आप खत्म हो जाती है। फिर मामला सिविल कोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के दायरे में चला जाता है, जहां लड़ाई लंबी और महंगी होती है। यही वजह है कि इंडस्ट्री में एक शॉर्टकट कल्चर बन गया है। कई बिल्डर जानते हैं कि ओसी मिलते ही और 5 साल गुजरते ही बिलो स्टैंडर्ड मटेरियल या कमजोर जियो टेक्निकल प्रैक्टिस के लिए उन्हें आसानी से जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकेगा। इसीलिए कुछ मामलों में जानबूझकर कॉस्ट कटिंग के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल की जगह सस्ता कमजोर मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रिस्क कैलकुलेशन यही कहता है कि पकड़े जाने का मौका वक्त के साथ कम होता जाता है। तो दोस्तों, मेरी नज़र ये है कि एसएनएन राज एटर्निया का ये केस इस पैटर्न से बिल्कुल अलग है और इसीलिए ये एक उदाहरण बन जाता है। यहाँ ओसी मिलने के सिर्फ 3 महीने के भीतर समस्या पकड़ी गई, यानी 5 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी विंडो के अंदर शुरुआत में ही बिल्डर के पास कानूनी तौर पर अभी पूरी जिम्मेदारी थी और इस मामले में उसने बिना कोर्ट कचहरी के अपने खर्च पर तोड़ने और दोबारा बनाने का फैसला लिया। ये इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा उदाहरण इसीलिए है क्योंकि ज्यादातर मामलों में या तो समस्या 5 साल के बाद पकड़ी जाती है या लायबिलिटी विंडो बंद हो चुकी होती है तब, या फिर बिल्डर समस्या को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, कॉस्मेटिक रिपेयर करके काम चलाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अब रेगुलेटरी पर सवाल कि ओसी कैसे मिला। दोस्तों, एक बड़ा सवाल पूछना जरूरी है कि ये गलती पहले पकड़ी क्यों नहीं गई। इस पे जीबीए कमिश्नर महेश राव ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक छपे इंटरव्यू के अनुसार जीबीए चीफ कमिश्नर ने कहा कि ओसी बिल्डर द्वारा जमा किए गए स्टडीज और रिपोर्ट्स के आधार पर जारी किया गया था। अगर उन रिपोर्ट्स पर कुछ गलत निकलता है तो अथॉरिटी ओसी वापस मतलब विड्रॉ कर सकती है और बिल्डिंग को नोटिस जारी कर सकती है। दोस्तों, वार्निंग ये है कि यहाँ असली खामी सामने आती है। भारत में ज्यादातर म्युनिसिपल अथॉरिटीज ओसी जारी करते वक्त बिल्डर द्वारा जमा किए गए सेल्फ सर्टिफिकेशन और थर्ड पार्टी मतलब कंसल्टेंसी रिपोर्ट पर भरोसा करती है। इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर ऑडिट की कोई मैंडेटरी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन सिस्टम मौजूद नहीं है, यानी अगर कंसल्टेंट की रिपोर्ट में जानबूझकर या गलती से गड़बड़ी हो तो अथॉरिटी को पता तभी चलेगा जब कोई नुकसान सामने आएगा। दोस्तों, मेरी नजर में कंसल्टेंट ने रीडिंग इंटरचेंज कर दी। यह सफाई सुनने में टेक्निकल एरर जैसी लगती है, लेकिन असल फील्ड प्रैक्टिस में इतनी बड़ी और बेसिक गलती अक्सर या तो घोर लापरवाही मतलब ग्रॉस नेग्लिजेंस से होती है या फिर टाइमलाइन और कॉस्ट प्रेशर में जियोटेक्निकल जांच को हल्के में लिया गया। दोनों ही सूरत में सवाल कंसल्टेंसी फर्म की जवाबदेही पर भी उठता है, सिर्फ बिल्डर पर नहीं। खरीदारों के लिए सब क्या मतलब है? जी हाँ, 49 फैमिली जो घर बुक कर सके थे उन पर क्या मतलब है? यहाँ एक वार्निंग ये है कि पोजीशन मिलने के आखिरी मोड़ पर डिमोलिशन का ऐलान ये किसी भी खरीदार के लिए सबसे बुरा सपना है। पैसा डूबता नहीं, पर समय, ईएमआई का बोझ, किराए का खर्च और भरोसा, ये सब दांव पे लगता है। अगर आप भी किसी न्यूली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में पोजीशन लेने वाले हैं तो यहां से 3 सबक लीजिए। पहला, सिर्फ ओसी मिल जाने को सेफ्टी सर्टिफिकेट मत मानिए। ओसी एक रेगुलेटरी क्लियरेंस है, स्ट्रक्चरल गारंटी नहीं है। दूसरा, पोजीशन लेने के बाद खुद एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बिल्डिंग जांच करवाने का अधिकार मांगिए, खासकर हाई राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर। तीसरा, रेरा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में जियो टेक्निकल और स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेशन देने वाले कंसल्टेंट का नाम जरूर चेक कर लीजिए और उनके बाकी प्रोजेक्ट्स के ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक कर लीजिए। दोस्तों, मेरी राय में ये केस 2 पहलुओं पे बटा हुआ है। एक तरफ एसएनएन राज ने जो किया वह इंडस्ट्री आम रवैये से बेहतर है और उन्होंने समस्या को छुपाने या 5 साल निकालने का इंतजार करने की बजाय खुद आगे आकर अपने पैसे से टावर गिराने और दोबारा बनाने की पेशकश की। यह तारीफ के काबिल भी है। अगर बाकी बिल्डर भी इस जिम्मेदारी को अपनाएं तो इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी बदल सकती है। दूसरी तरफ ये घटना उस बड़ी बीमारी की तरफ इशारा करती है जो मैंने पहले भी इस शो में बार बार बताई। उसी सिस्टम में इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की कमी और 5 साल निकल जाने के बाद कोई नहीं पूछेगा वाली मानसिकता जो कई बिल्डरों की घटिया मेटेरियल और कमजोर जियोटेक्निकल जांच की तरफ धकेलती है। ये मामला वक्त रहते पकड़ में आया, लेकिन अगर ये गलती ओसी के 3 महीने के बाद नहीं 5 साल के बाद पकड़ में आती तो शायद कहानी बिल्कुल अलग होती। तो सवाल सिर्फ एक बिल्डर की नीयत की नहीं, सवाल पूरे सिस्टम का है। अगर आपने भी किसी नए प्रोजेक्ट में पोजीशन लिया है या लेने वाले हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर जांच करवाई है? कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।